हेलो माय यंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं सुरेश सर आपके साथ फिर एक बार। इस बार का जो टॉपिक्स लेके आए हैं, इलेक्ट्रोस्टैट क्लास 12 का जो फिजिक्स पोर्शन है और इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस विद्युत धारिता, इसका लास्ट पोर्शन है। जैसे चर्चा मैंने पिछली वीडियो में किया था, तो उसका एमसीक्यू लेकर के आए हैं। जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्लास 12 के लिए इसमें पूछा जाता है, उसको हम लेकर के आए हैं। इसलिए आप कॉपी और कलम के साथ बैठिए और पूरे वीडियो के साथ बने रहिए। जो भी मेरा कलेक्शन है टू दी पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन है, आप सारे वीडियो क्वेश्चंस को नोट कीजिए और रिवाइज करते रहिए। फाइनल एग्जामिनेशन के लिए आपको कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। आइए देखिए, हमने यहाँ लिखा है एमसीक्यू विद्युत धारिता इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस और क्लास 12। पहला क्वेश्चन हमने लिखा है, किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक होता है। याद रखिएगा, ये बायलिंगुअल है। सेम क्वेश्चन को हिंदी में और इंग्लिश में हमने रखा है ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे को भी इसका लाभ हो सके। तो किसी संधारित्र की धारिता का मात्रक मतलब यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर ईच, क्या उसका यूनिट होता है। चार ऑप्शन यहां दिया हुआ है, वोल्ट, भी, न्यूटन, एन, फैराड, एफ, एम्पियर, ए। तो फॉर्मूला पढ़े होंगे, C इक्वल टू क्यू बाई भी। C इक्वल टू क्यू बाई भी। क्यू होता था क्या, कूलम, और भी क्या होता था, वोल्ट। कूलम पर वोल्ट को हम लोग यहाँ पे फैराड कहते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सी इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर ईच। किसी संधारित्र की धारिता का विमीय सूत्र क्या होगा। तो आप पढ़े हैं C इक्वल टू क्यू बाई भी। C इक्वल टू क्यू बाई भी। क्यू का डायमेंशन आपको मालूम है, क्यू का डायमेंशन मालूम है 80, और भी का डायमेंशन आपको मालूम है ML2T माइनस 3A माइनस 1। ये वोल्ट का डायमेंशन होता है। नीचे से ऊपर ले जाइए, M ऊपर चला गया -1, L ऊपर चला गया -2, T ऊपर चला गया +3 और एक यहाँ पर है T4, A -1 चला गया +1 और एक वहाँ पर है 2। दिस इज डायमेंशनल फॉर्मूला। अब चूज कीजिए कहाँ पर है ये। बी नंबर को देखिए, M-1 क्यूब 80, M-1 L 80 हो गया इसका, क्यू का हो गया 80, वोल्ट का हो गया वर्क बाय चार्ज, वर्क बाय चार्ज। तो ML2T माइनस 3, तो यहाँ हो गया आपको M-1 L-2 T4 80 M-1। इसके हिसाब से इसमें ऑप्शन में शायद कोई नहीं है, ऑप्शन यहाँ लगता है गलत है। M-1 L-3 T4 A2 नहीं बल्कि L-2 होगा यहाँ पे, इसलिए ये ऑप्शन सही अगर मानते हैं आप तो दिस इज L-2, और यही ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है, M-1 L-2 T4 A2। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायु में गोलीय चालक की धारिता का व्यंजक होता है। द एक्सप्रेशन ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। तो स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला आता है, स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फॉर्मूला है दैट इज C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर। C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, ये इसका करेक्ट फॉर्मूला है। यहाँ पे गोलीय चालक है, इसकी त्रिज्या यहाँ पर है, ये C, इस पर हम लोग Q आवेश दिए हैं, तो इसका हम लोग निकाल के दिखाए थे। C इक्वल टू 4πε0 इंटू आर, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 4 नंबर क्वेश्चन दे रहा है,
वायु में गोलीय चालक की धारिता समानुपाती होती है। मतलब इंग्लिश में देखिए यहाँ पर है इन एयर द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू, किसका प्रोपोर्शनल है? यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अगर आप कांस्टेंट मानते हैं इसको, ये पूरा कांस्टेंट है तो C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर है बी। गोले की त्रिज्या, रेडियस ऑफ स्फीयर, रेडियस ऑफ स्फीयर। क्वेश्चन नंबर 5 आइए देखिए, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो फॉर्मूला होता है वो 3 फैक्टर है, वहां पर आप याद रखेंगे। ये C इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R बाय D, मतलब ये आप इसको इस रूप में लिख सकते हैं या नहीं तो इसी लिख सकते हैं C इक्वल टू A एप्सिलॉन बाय D। मतलब पहला हो गया C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, दूसरा हो गया C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D, और तीसरा हो गया C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। तो यहाँ क्वेश्चन दे रहा है समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेट के क्षेत्रफल पर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन एरिया। एरिया क्या हुआ? ये C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया होता है, इसलिए ए नंबर इसका ऑप्शन जो है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, समानांतर प्लेट संधारित्र की धारिता प्लेटों के बीच की दूरी, द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स। तो किस पर है? यहाँ पर देखिए ये है C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, इसलिए ऑप्शन नंबर C जो है, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, समानांतर प्लेट संधारित्र में वायु के स्थान पर परावैद्युत पदार्थ रख देने से संधारित्र की धारिता बढ़ती है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है, इसमें से कोई नहीं। In a parallel plate capacitor, air is replaced by dielectric. Then its capacitance increases, decreases, remains same, none of this. तो आपको फॉर्मूला पढ़ाए थे, देखिए C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, मतलब वो जो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस रखेंगे उसके परमिटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब इसका वैल्यू अगर बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। तो एयर के लिए इसको आप लिख सकते थे इस तरह से, एप्सिलॉन R भी लिख सकते हैं। तो एयर के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, तो जितना रहेगा उतना ही रह जाएगा। लेकिन जब उसको रिप्लेस कर देंगे एयर के स्थान पर, मान लीजिए ग्लास रख दिए या प्लास्टिक रख दिए या माइका रख दिए, तो जितना उसका वैल्यू होगा उतना गुना बढ़ जाएगी, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ए नंबर, बढ़ जाती है, इंक्रीजेस। क्वेश्चन नंबर 8 है, वायु माध्यम के समानांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर इसकी धारिता क्या होगी? ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस विल इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, नन ऑफ दिस। यहाँ हो गया बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, इसमें से कोई नहीं। तो आपको फिर इसका फॉर्मूला बताया था, आपको याद रखिए। तो इसका जो फॉर्मूला बताए थे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब हुआ C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। अगर आप प्लेटों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की दूरी ये D हुआ, ये नीचे है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घट जाएगा, नहीं, इसलिए यहाँ क्या होगा, वायु माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र में प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा देते हैं इसको तो ये घट जाएगा। अगर ऑप्शन रहेगा घटा देते हैं क्या होगा, तो ये बढ़ जाएगा। इसलिए ऑन इंक्रीजिंग द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इट्स कैपेसिटेंस विल डिक्रीज, ये घट जाएगा, इट्स कैपेसिटेंस विल डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 9 आइए देखिए, वायु माध्यम में समानांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? द एनर्जी डेंसिटी, एकांक आयतन में
संचित ऊर्जा को हम लोग यहां कह सकते हैं एनर्जी डेंसिटी, द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन, सॉरी यहां पर यूनिट वॉल्यूम हम लिखे हैं इसलिए इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे रखेगा। द एनर्जी स्टोर्ड इन यूनिट वॉल्यूम, यहाँ लिखा हुआ है यूनिट वॉल्यूम में जो एनर्जी स्टोर करता है उसको हम लोग कहते हैं एनर्जी डेंसिटी। इसलिए इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता था आपको, द एनर्जी स्टोर्ड, द एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो सीधा लिखते हैं हम लोग। लेकिन अगर एकांक आयतन की चर्चा कर रहा है, वायु माध्यम में समांतर प्लेट संधारित्र के एकांक आयतन में यूनिट वॉल्यूम में कितना एनर्जी स्टोर करेगा, तो उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। ई हो गया आपको दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आप जान रहे हैं क्या होता है, इसलिए हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 10, श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहता है। और क्वेश्चन नंबर 11 है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम पैरेलल में जोड़ेंगे तो विच वन विल रिमेन्स कांस्टेंट। यहां पर दोनों से एक मिलता जुलता सवाल है, उस पर ध्यान देना है आपको कि ये देखिए ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। अगर 3 ठो कंडेंसर हमारे पास है तो कैपेसिटर, तो इस तरह से सीरीज में जुड़ा हुआ है, इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, इसकी धारिता C3 है, और ये तीनों पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल में जुड़ा हुआ। तो क्वेश्चन नंबर हम 11th की बात करते हैं, यहाँ से 10 नंबर, ये 10 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर अगर आप प्लस क्यू आवेश दिए तो यही आवेश इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, इस पर भी जाएगा, जुड़ा हुआ रहेगा। यहाँ पर से इंडक्शन होगा, इस पर से, इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में यहाँ पर अगर क्यू दिए हैं तो यहाँ पर प्लस क्यू होगा, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू, और ये अर्थिंग किया हुआ है तो प्लस क्यू उसका समाप्त हो जाएगा। इसलिए श्रेणी क्रम संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है, समान रहता है आवेश, ऊर्जा, विभवांतर, धारिता, तो क्या हुआ, ये चार्ज सेम रहता है। इन सीरीज ग्रुपिंग विच रिमेन्स सेम ऑन ईच कैपेसिटर दैट इज चार्ज। लेकिन अगर आप पैरेलल में आते हैं, समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर क्या समान रहता है, यानी इसमें चले आइए, तो इसका मतलब हो गया आपको ये C1 है और ये C2 है और ये C3 है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट A है, तो देखिए AB पॉइंट इसके लिए भी है, यही AB पॉइंट इसके लिए भी है, यही AB पॉइंट इसके लिए भी है, तो ये विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस, समानांतर संयोजन में प्रत्येक संधारित्र पर समान रहता है विभवांतर। इन पैरेलल ग्रुपिंग विच रिमेन्स सेम ऑन ईच कैपेसिटर दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 12 जो है ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मान लीजिए यहां से 3 कैपेसिटर यहां जुड़ा हुआ है, अगर ये तीनों सेम है तो इसको जोड़ते हैं हम लोग CS, तो ये हो जाएगा C/N, फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग इस तरह से। अगर ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, तो 3/3 मतलब संख्या इसका 3 है, इसलिए 1 माइक्रोफैराड चला है। और अगर ये तीनों बराबर है, इसमें ये तीनों बराबर है, इसको पैरेलल में है ये, तो पैरेलल में जोड़ते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर अगर हम कैपिटल N लिखते हैं C/N, तो ये हो जाएगा C/N, C/N, मतलब ये अगर 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 माइक्रोफैराड है, तो 3 + 3 + 3 9 माइक्रोफैराड आ जाएगा। जबकि उसको तीनों को उस तरह से जोड़ देंगे तो 1 माइक्रोफैराड आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए क्या कहता है, समान धारिता के n संधारित्रों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, पहले ये श्रेणी क्रम जोड़ दिए, और फिर पार्श्व क्रम में जोड़ा गया, फिर उसी तीनों को ऐसे जोड़े, तो उनकी समतुल्य धारिता का अनुपात क्या होगा, मतलब इसका और इसका रेशियो आप निकाल दीजिए, इसका और इसका रेशियो निकाल देना। क्वेश्चन में आपको एक चीज ध्यान देना होगा कि पहले किस में जोड़ा गया है, पहले श्रेणी क्रम में है तो ये CS रखेंगे ऊपर, और फिर बाद में किस में जोड़ा गया है, पार्श्व क्रम में, तो यहां रखेंगे CP। अगर यहां लिखा रहता पहले पार्श्व क्रम और यहां श्रेणी क्रम, तो CP ऊपर होता, CS नीचे होता। तो CS का फॉर्मूला अगर लगाएंगे वहां पर तो क्या होगा, C/N, और उसके नीचे इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, यहां पर कैपिटल N हम वहां पर लिखे हैं तो यहां भी कैपिटल N ही लिखना होगा, N × C, तो ये C और C कैंसिल हो जाएगा,
तो 1/n², ये इसका आंसर आएगा। मतलब इसको आप लिख सकते हैं 1:n²। देखिए ऑप्शन कहाँ है, n:1, 1:n, n²:1, 1:n², इसलिए इसका आंसर डी होगा। n कैपेसिटर्स ऑफ सेम कैपेसिटी फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले सीरीज में जोड़ा गया, एंड देन इन पैरेलल, बाद में पैरेलल में जोड़ा गया। द रेशियो ऑफ देयर कैपेसिटेंस, मतलब सीरीज बाय पैरेलल, तो सीरीज बाय पैरेलल निकाल दिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर इसका ऑप्शन आएगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। समान धारिता के 3 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो उसका समतुल्य धारिता मिलता है 6 माइक्रोफैराड। अगर उसी तीनों को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। When 3 capacitors of same capacitance connected in series, the equivalent capacitance is 6 microfarad. What will be its equivalent capacitance in parallel? पैरेलल में जोड़ने से कितना होगा। तो सीरीज और पैरेलल का फॉर्मूला आपको बताया थे। सेम के लिए याद रखिएगा, सेम के लिए था CS बराबर C/N, और पैरेलल के लिए था CP बराबर NC। यही फॉर्मूला था, हम लोग निकाले थे उसमें। तो सीरीज में जोड़ा गया है तो कितना मिल रहा है, 6 माइक्रोफैराड। ये जो है 6 माइक्रोफैराड है, देखिए दिस इज 6। सी का वैल्यू नहीं पता है, लेकिन ये 3 है। तो यहां से सी का वैल्यू निकल जाएगा आपको 18 माइक्रोफैराड। अगर यहां से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं आप, 6 × 3 तो 18 आ गया। अब इसी को कहता है कि पैरेलल में अगर जोड़ेंगे तो पैरेलल में फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ये देखिए n × c, तो n हो गया 3 और c का वैल्यू यहाँ से कितना निकला 18 × 3 54 माइक्रोफैराड। ये इसका ऑप्शन आया। देखिए कहाँ पर है, सी नंबर में है ये 54 माइक्रोफैराड। 14 का आंसर तो आपको मिल गया होगा, काहे कि समान धारिता के 3 संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर क्या मिलेगा। यहाँ देखिए कितना मिलेगा, समान धारिता के 3 संधारित्रों को जोड़ा गया है तो CS बराबर कितना होगा, CS इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा वो CS इक्वल टू C/N। समान धारिता C है और ये 3 है, इसलिए C/N आ गया आपका। तो n की संख्या 3 है, इसलिए C/3 आ जाएगा आपको। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आ जाएगा कि द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ 3 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटी C इन सीरीज इज C/3, मतलब 1/3 हो जाएगा। अगर 4 रहेगा तो 1/4 हो जाएगा, 10 रहेगा तो 1/10 हो जाएगा, सेम रहेगा तब। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 आपका छोटा सा न्यूमेरिकल से आप याद रखिएगा कि MCQ आजकल जो पूछा जा रहा है उसमें 60-40 का रेशियो रहता है, कम से कम 60 थियोरेटिकल रहेगा तो 40 न्यूमेरिकल्स रहेगा आपको क्वेश्चन में। इसलिए आप न्यूमेरिकल्स पर फोकस करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड, इधर उधर से ज़्यादा उसमें नहीं आता है MCQ में। अगर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो उसमें थोड़ा सा इधर उधर आ सकता है। 15 नंबर सवाल देखिए। 1 माइक्रोफैराड धारिता के 2 संधारित्र समानांतर क्रम में जोड़ा गया है। इसके श्रेणी क्रम में एक तीसरा कंडेंसर जोड़ा गया है 0.5 माइक्रोफैराड। तो समतुल्य धारिता कितनी होगी। 2 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैराड इज कनेक्टेड इन पैरेलल। A third capacitor of capacitance 0.5 microfarad is connected in its series. Then equivalent capacitance will be कितना होगा। बिल्कुल इजी प्रॉब्लम्स है, अगर आप यहाँ से समझ रहे हैं इसको तो देखिए यहाँ से 2 ठो पैरेलल में है। पहले आपका ये पैरेलल में दोनों आ गया, 1 माइक्रोफैराड ये भी है और 1 माइक्रोफैराड ये भी है। इसके सीरीज में यहाँ दूसरा जोड़ा गया है 0.5 माइक्रोफैराड। तो कहता है कि अगर ये A और B है तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। तो जब ये दोनों पैरेलल में है तो आप जानते हैं पैरेलल में दोनों जुड़ जाता है, तो दोनों जुड़ जाएगा तो ये हो गया 2 माइक्रोफैराड।
और एक यहाँ पर है आपका, एक यहाँ पर है 0.5 माइक्रोफैराड। तो ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो A और B के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो CAB फॉर्मूला आप जानते हैं, C1 इंटू C2 बाय C1 प्लस C2। दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.5, ऊपर आ गया 1 और नीचे आ गया 2.5। डेसिमल हटाएंगे, 10/25, ऊपर हो गया 5, 5 से कैंसिल करेंगे, 5 2 5 5, दैट इज 2/5। 2/5 इज 0.4 माइक्रोफैराड। इसलिए इस तीनों को अगर हम ऐड कर देंगे तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस जो आएगा 0.5। तो ऑप्शन नंबर डी, डी इज योर ऑप्शन। ये जो ऑप्शन डी है दैट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 5 माइक्रोफैराड समान धारिता की 64 बूंदें, चाहे पानी का हो चाहे किसी दूसरे मटेरियल का हो, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाती है, तो बड़े बूंद की धारिता कितनी होगी? 64 ड्रॉप्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैराड combines to form a big drop. The capacitance of the big drop will be, ड्रॉप स्फेरिकल साइज का है तो हम लोग स्फेरिकल साइज का रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं, C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब C इक्वल टू 4πε0 इंटू R। ये छोटे वाले का होगा और इसको मान लीजिए आप सपोज दैट कि ये C है और बड़े वाले का C डैश, तो ये हो जाएगा 4πε0 इंटू बड़े वाले का रेडियस। तो C डैश से C आपको दिया है, यहाँ पर C दिया है 5 माइक्रोफैराड और आपको निकालना है C डैश कितना होगा, ये आपको निकालना होगा। तो आप क्या करेंगे कि बड़े ड्रॉप को निकालना होगा, उसका रेडियस कितना होगा सो। तो बड़े ड्रॉप का रेडियस निकालने के लिए कौन सा कंसेप्ट आप लेंगे कि 64 ड्रॉप्स को अगर हम मिला देते हैं तो वॉल्यूम विल रिमेन सेम, वॉल्यूम चेंज नहीं करेगा। मतलब बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 πr³ और वहाँ है n इंटू 4/3 पाई स्मॉल r का क्यूब, ये आपका आएगा। ये छोटे वाले ड्रॉप का वॉल्यूम हुआ, ड्रॉप की संख्या यहाँ पर हो गया और ये बड़े वाले का आ गया, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो ये हो गया r³, यहाँ पे है 64 और यहाँ है r का क्यूब। इसको आप कर सकते हैं 4r का क्यूब, r³, क्योंकि 4 का क्यूब 64 आएगा और r का क्यूब हो जाएगा ये। इसलिए r बराबर यहाँ आ जाएगा आपको 4 इंटू r, क्यूब रूट निकाल दिया उसको। इसलिए आप यहाँ से निकालिए C डैश बाय C, तो C डैश हो गया आपको 4πε0 r डिवाइडेड बाय 4πε0 r, मतलब ये कैंसिल हो गया। यहाँ से आप r बाय r निकाल लेते हैं तो दैट इज 4। तो ये जो r बाय r आया आपका दैट इज 4 आ गया। इसलिए C डैश इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू C, तो ये 4 हो गया और C का वैल्यू आपको यहाँ दिया हुआ है 5 माइक्रोफैराड। 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, दैट इज 20 माइक्रोफैराड। 20 माइक्रोफैराड इसका करेक्ट ऑप्शन है। कहाँ है? बी नंबर में देखिए, बी नंबर इज 20 माइक्रोफैराड। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। अब यहाँ से 2-3 सवाल जो हम लेंगे सर्किट या फिगर से रिलेटेड रहेगा और वो कैपेसिटेंस का सीरीज या पैरेलल कनेक्शन से रहेगा और इस तरह के क्वेश्चन MCQ में आते हैं। यहाँ देखिए एक फिगर दिखाया गया आपको, एक फिगर दिखाया गया, इसमें 3 कंडेंसर 4 है, 1 1 1, ये तीनों सीरीज में जुड़ा हुआ है और एक उसके पैरेलल में जुटा हुआ 1 माइक्रोफैराड। तो कहता है कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना होगा। संलग्न चित्र में ए और बीच के बीच समतुल्य धारिता, इन द शोन फिगर द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। तो आप क्या कीजिए, देखिए यहाँ से ये तीनों सीरीज में है और सीरीज का फॉर्मूला आप पढ़े हैं, CS इक्वल टू C/N। अगर सेम रहेगा तो इस तीनों को अगर हम मिला करके एक बना देते हैं, एक यहाँ पर तो है ही और इधर से एक बना दें इस तरह से, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है,
तो 1/3 हो जाएगा। ये c का वैल्यू 1 है और ये 3 है, n की संख्या इसमें 3 है, तो दिस इज c/3। ये हो गया 1/3, मतलब 1/3, दिस इज 1/3 माइक्रोफैराड और यहाँ पे है 1 माइक्रोफैराड। अब ये दोनों पैरेलल में हो गया, तो पैरेलल का फॉर्मूला जानते हैं, दोनों जुट जाएगा, इसलिए CAB दैट इज 1/3 + 1, 4/3 माइक्रोफैराड, ये इसका ऑप्शन आएगा। अब आपको चूज करना है वेयर इट इज, ऑप्शन नंबर डी जो है वो उसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर भी एक फिगर दिया हुआ है और यहाँ पे 5 कंडेंसर है C और हर एक का वैल्यू यहाँ दिया है। संलग्न चित्र में C का जो वैल्यू है वो है 10 माइक्रोफैराड। इन द शोन फिगर द वैल्यू ऑफ C इज 10 माइक्रोफैराड, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट्स A एंड B, इस A और B के बीच समतुल्य धारिता कितनी होगी। तो इसमें एक रूल आता है, आप आगे जाके पढ़ेंगे, व्हिटस्टोन ब्रिज टाइप का है ये। इसमें कहता है कि इसका रेशियो, अगर इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम है तो बीच वाला जो है अनइफेक्टिव रहेगा, मतलब यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, चार्ज फ्लो इसमें नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो 10/10 मतलब यहाँ पर आ गया आपको 10/10 और यहाँ पर भी है 10/10। तो ये दोनों सेम है, इसलिए ये यूजलेस हो जाएगा, मतलब इसको आप हटा सकते हैं। जब हटा देंगे तो आपका फिगर ऐसे हो जाएगा, इस तरह से, और इधर से भी ऐसे फिगर हो जाएगा आपको ऐसे, तब यहाँ पर B आ जाएगा और यहाँ पे A आ जाएगा। तो ये 10 और ये 10 और ये 10 और ये 10 सीरीज में है, तो C/n मतलब 10/2 तो 5 आ जाएगा, इसलिए एक कंडेंसर इधर से आ जाएगा 5 माइक्रोफैराड और इधर भी हो जाएगा 10/2, तो ये भी हो जाएगा 5 माइक्रोफैराड। तब A और B, ये भी 5 आ गया, उधर भी 5 आ गया, इसलिए CAB पैरेलल में आ गया, C1 + C2, तो 5 + 5 दैट इज 10 माइक्रोफैराड। इसलिए इसका जो ऑप्शन आएगा 10 माइक्रोफैराड आएगा, मतलब यहाँ पे देखिए ये 10 माइक्रोफैराड आ गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। 19 में क्या कह रहा है, यहां पर भी एक सर्किट आपको दिया हुआ है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 4.5 माइक्रोफैराड इन द शोन सर्किट इज, यहां पर देखिए, यहां पर दिया हुआ आपको संलग्न परिपथ में 4.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र, 4.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर विभवांतर, संलग्न परिपथ में 4.5 माइक्रोफैराड के संधारित्र पर जो है यहाँ पर लिखा है संधारित्र पर विभवांतर कितना होगा। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर 4.5 माइक्रोफैराड कितना होगा। तो फिर उसी तरह से आप बना लेंगे। देखिए ये यहाँ पर आपको आएगा इस तरह से, ये पैरेलल में जुटा हुआ है, जब पैरेलल में जुटा हुआ है वहां से तो आपको दो कंडीशन मिलेगा, यहाँ से एक ये आ जाएगा, एक ये आ जाएगा, 4.5 और ये हो जाएगा, इसका अगर आप निकालेंगे पैरेलल में है तो 3 × 6/3 + 6 18/9, तो ये आ जाएगा 18/9 दैट इज 2 माइक्रोफैराड, यहाँ आ जाएगा ये, दिस इज 2 माइक्रोफैराड। अब इस दोनों को मिला करके एक निकालेंगे आप, और यहाँ पर चार्जिंग है दिया हुआ, यहाँ पे दिया हुआ 12 वोल्ट, तो इस आप यहाँ इस दोनों का मिला करके एक चीज निकाल लीजिए, आप यहाँ से C निकल जाएगा, आपको यहाँ से C निकल जाएगा, फिर आपका कैसे 4.5 × 2/4.5 + 2, तो ये C निकल जाएगा, और तब यहाँ से V दिया हुआ है तो Q निकाल लीजिएगा आप, Q = C × V, तो ये जो Q होगा वो अगर Q है तो यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा, यहाँ पर भी वही आएगा। तो जब आपका Q मालूम है और C मालूम है तो इसका V निकालना पड़ेगा आपको, तो V बराबर हो जाएगा
Q/C, Q मतलब आपका जो यहाँ से आएगा, ये CS जो आएगा आपको यहाँ से, CS यहाँ का मतलब हो जाएगा ये CS इंटू V मतलब 12 यहाँ दिया हुआ है, तो इसको आ जाएगा CS इंटू V और यहाँ हो जाएगा 4.5, इसको डिवाइड कर देंगे तो जो आंसर आएगा वही आएगा और वो आएगा आपका 8 वोल्ट। ये डी ऑप्शन इसमें आएगा 8 वोल्ट। लास्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 20 है। 20 क्वेश्चन नंबर जो है वो लास्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आप उसको देख सकते हैं। एक सर्किट यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ पर भी A और B के बीच ही आपको निकालना है। बहुत इस तरह का मतलब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आता है बनाने के लिए। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 कैपेसिटर है 3 माइक्रोफैराड का, और इसके बीच में 2 माइक्रोफैराड और इसके बीच में 2 माइक्रोफैराड का जोड़ा गया है। तो सबको मिला देंगे तो कितना होगा। तो कैसे बनाएंगे आप, यहाँ से आइए, देखिए यहाँ से यहाँ तक आइए, ये सीरीज में हो जाएगा। तो जब ये सीरीज में हो जाएगा तो वैल्यू उसका आ जाएगा आपको सीरीज में करने पर 3/3। C/N फॉर्मूला जानते हैं आप, CS इक्वल टू C/N और CP इक्वल टू N इंटू C। तो यहां पर से 3 है तो 3 है और 3/3 1 आ जाएगा। ये मतलब इस तीनों को हटा देते हैं आप तो 1 माइक्रोफैराड आएगा, और वो 1 माइक्रोफैराड इसके साथ पैरेलल में है, मतलब यहाँ पर जो 2 माइक्रोफैराड जुटा हुआ है उसके साथ ये आएगा। ये 2 है और ये 1 है, तो फिर ये पैरेलल में आ जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा 3, 2 + 1 दैट इज 3 माइक्रोफैराड। मतलब यहाँ से यहाँ तक फिर देखिए 3 आएगा, फिर यहाँ से 3 हो जाएगा और फिर यहाँ से आ जाएगा 3, तो फिर 3 3 करके 1 आ जाएगा, फिर 1 के साथ ये 2 पैरेलल में आ जाएगा, तो 1 + 2 फिर 3 आ जाएगा, और लास्ट जो फिगर बनेगा वो आपको ऐसे ही बनेगा 3 3 3। ये 3 माइक्रोफैराड, ये भी 3 है और ये भी 3 है, और तब आप CAB का फॉर्मूला निकालेंगे तो वही जो ऊपर निकाला हुआ है C/N मतलब 3/3 दैट इज 1 माइक्रोफैराड, इसलिए इसका भी ऑप्शन आएगा ए नंबर 1 माइक्रोफैराड। तो इस तरह का इंपॉर्टेंट MCQ का जो है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है और सबके सब इंपॉर्टेंट है। मुझे उम्मीद है आप कॉपी और कलम के साथ इसको पूरा नोट कर लिए होंगे, निश्चित रूप से नोट कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना कभी नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू।